जहाँ पे एक बच्चे की कीमत एक मोबाइल फोन से भी कम है। कि 70% जो प्रोस्टिट्यूशन अभी हो रहा है ऑल ओवर इंडिया वो मसाज पार्लर्स में हो रहा है। बिल्कुल। ये इसमें मसाज पार्लर में गलती क्या है, क्यों प्रॉब्लम क्या है? देखिए, महिलाओं की पुरुष कर रहे हैं, पुरुष की महिलाएं कर रही हैं। फिर आप केबिन बना के दे रहे हैं। लोग कहते हैं जिस्म की मंडी है। मैं नहीं कहती, मैं तो कहती हूँ मजबूरियों की मंडी है वो। ये हर लड़की इस कदर मजबूर है कि उसका अपना खाना नहीं है, अपना पहनना नहीं है, अपनी जिंदगी नहीं है। जो आ रहा है वो 50 साल का हो, 60 साल का हो, गंदा हो, अच्छा हो, बदबू आ रही हो, आपको जाना है। क्या उनके साथ मार पिटाई करी जाती है? पहले बहुत बुरा बुरा, जिसका आप इमेजिन नहीं कर सकते। कि उनके इंटरनल पार्ट्स में मिर्च डाल दी जाए, लकड़ी डाल दी जाए उसके इंटरनल पार्ट्स में। कोई आए तो पैर का अंगूठा डाल के सेक्स करके उसको चिल्लाने में उसको आनंद आ रहा है कोई सीमा? कोई सीमा नहीं है। कितनी छोटी बच्ची आपने रेस्क्यू करी है वैसे, जो एक्टिवली प्रोस्टिट्यूशन में काम कर रही थी? देखिए, उसकी एज डिफाइन की गई तो उन्होंने माना उसे 14 से 16 साल का। एक बच्ची की मुझे खबर आती है रात के 9 बजे कि जी मर जाएगी, आ जाओ। वो दिल्ली से गई लड़की, 6 पसलियाँ टूटी हुई थी, हाथ टूटे हुए थे, पैरों की उंगलियां टूटी हुई थी, सिर के बाल झंकारते जैसे घोंसला भी अच्छा हो, इस भयंकर हालत में। ये आंखें नहीं दिख रही थी, इसके पपोटे सूज के नीले होकर नीचे हो चुके थे और बिस्तर में भी नहीं दिख रही थी। मैं आपको उनकी फोटोज भेजूंगी, कटिंग्स भेजूंगी अखबार की। एक महिला ने मुझे फोन किया कि दीदी मैं नाम तो नहीं बताऊंगी अपना, और रो रही बुरी तरह। मैं कब हुआ क्या है? बोली मेरे घर के सामने एक बच्ची को कुत्ते के साथ बांधा जाता है, रोटी नहीं है, सारे में कैमरे लगा रखे हैं और उसको इस कदर मारते हैं ये लोग, इसे बचा लो। अगर हम इसको लीगलाइज कर दे तो क्या एटलीस्ट इन लड़कियों के लिए थोड़ा बेटर नहीं हो जाएगा? कोई भी कितना सोशल एक्टिविस्ट बन रहे हैं, लोग कह रहे हैं, क्योंकि आज अभी लीगलाइज नहीं है। तब एक लड़की हैशटैग चलाती है आई एम ए प्राउड रंडी। ये रेस्क्यू करने की कोशिश करते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? पहली तो यही है कि वो मुझे कितना बवाल करती है। वो मुझे, जिनसे मेरी रोज की उठ बैठ भी है, वो भी मुझे रोज करेंगी। मेरे कपड़े फाड़ती है, मुझे गंदी गालियां देती है। तुझे यहाँ बिठा दें, तेरी बेटी को बिठा दें, तेरी बहू को बिठा दें, तेरे सारे खानदान यहाँ बैठ जाए, जब पता चलेगा तुझे। बहुत गंदी गालियां देती है जिनके पास मैं रोज बैठती हूँ। पर मैं सुनती थोड़ी, मेरे कपड़े पड़ जाए तो पड़ जाए, क्या फर्क पड़ रहा है, नीचे मेरी चाचा था हुई है सब। सो वेलकम टू द तरुण शर्मा शो। और आज का जो हमारा पॉडकास्ट है वो थोड़ा अलग सब्जेक्ट के ऊपर है। हम हज़ारों साल से एक स्लेवरी का इतिहास हमारे देश में रहा है और बाहर के देशों में भी रहा है, और हमें लगता है कि आजकल जो है गुलामी जो है और स्लेवरी है वो ख़त्म हो चुकी है। लेकिन आज जो हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो रोज़ाना कई 100 बच्चे इस मॉडर्न स्लेवरी के जाल से निकालती हैं। तो आज हम उन अंधेरी गलियों में जाने की कोशिश करेंगे जहाँ पे एक बच्चे की कीमत एक मोबाइल फ़ोन से भी कम है। तो आज हमारे साथ है अतुल जी। अतुल जी, स्वागत है आपका थैंक यू तरुण शर्मा शो में। और सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप एक बहुत ही सराहनीय काम कर रही हैं। ये जिम्मेदारी है, हर किसी को निभानी चाहिए। बिल्कुल, पर लोग निभाते नहीं हैं मैम। सोच है अपनी अपनी। कितने साल हो गए आपको करते हुए? मुझे ऐसे तो 93 से कर रही हूँ। 93 से? हाँ, तो 32-33 साल हो गए। कितने बच्चों को आपने रेस्क्यू किया होगा? ऐसे तो मैंने, देखिए, अगर रेड लाइट एरिया से कहूँ तो 560 लड़कियाँ रेस्क्यू की। और अगर वैसे कहूँ कि खोए हुए, भागे हुए, एब्डिक्टेड बच्चे, वो मैंने 3000 के करीब होम प्लेस किए। 10,000 बच्चे आइडेंटिफाई किए, जिनमें से 3,000 बच्चों को घर भेजा। 3000 बच्चे अपने घर जा चुके हैं आपके पास, आपके थ्रू? बिल्कुल। थैंक यू सो मच ये काम करने के लिए। तो हम शुरू करें आज का पॉडकास्ट। तो एक डेटा है कि जो हम लोगों को पहले लगता था कि भाई जो सिर्फ रेड लाइट एरियाज हैं वहीं पर ये सब काम चल रहे हैं, पर भी एक नया डेटा सामने आया है कि 70% जो प्रोस्टिट्यूशन अभी हो रहा है ऑल ओवर इंडिया वो मसाज पार्लर्स में हो रहा है। बिल्कुल। कितना सच है इसमें? अरे, मैं तो कसम खा रखी है कि मैं मर भी जाऊं तो भी अपने शहर में इस बार मसाज पार्लर नहीं चलने दूंगी। मैं तो आए दिन रेड करा रही हूँ, भले ही मैं अपना नाम नहीं आने देती। अच्छा। मैं दूसरों को सूचना देती हूँ उसकी। मैं कहता तुम कर दो इस काम को, नहीं तो ये कहेंगे कि इसको ही सब पता रहता है। एक नया पर हो रहा है मेरे यहाँ तो 3-4 मसाज पार्लर जैसे ही खुलते हैं, खुलने भी नहीं देती, उससे पहले बंद कराती हूँ। खुला भी तो भी, मतलब जो बेचारे लीगल काम कर रहे हैं आप उन्हें भी बंद करा देते हो? क्यों है लीगल? कहाँ मसाज की जरूरत आ रही है? मसाज की आ रही है तो प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र खुले पड़े हैं। प्राकृतिक, देखिए एक बात मुझे तरुण जी समझ में नहीं आती। आप घर में तो पोछा लगाती नहीं, मसाज पार्लर में जाके आप, वो एक नया इस तरह का भी आया है कुछ करने वाला, घर में तो आप काम करते नहीं। और जो आपके व्यूअर सुन रहे हैं, अगर वो ये सोच रहे हो कि मैं ये केवल ज़बानी कर रही हूँ, मैं अपने घर में आपके लिए बता रही हूँ, मैं सब काम करती हूँ। अच्छा। मैं गांव देहात से हूँ, मैं अपने गाय भैंसों का भी करती हूँ, अपने घर का भी करती हूँ। मेरे घर एक भी मेड नहीं है।
आप किसी से भी जाके किसी भी समय तस्दीक कर सकते हैं। कैसे फिट नहीं रहेंगे? मैं 62 साल की हो जाऊंगी और 10 दिन बाद, बिल्कुल। तो क्यों नहीं फिट रहूंगी मैं? मुझे कोई बीमारी नहीं सिवाय इसके कि मुझे उन्होंने एक्सीडेंट में तोड़ फोड़ दिया, तो बहुत सारी रॉड है शरीर में, वो अलग बात है, लेकिन मैं तो जरा भी नहीं थकी हूँ। हाँ, आप 3 फ्लोर ऊपर चढ़ के भी आए आराम से। 3 नहीं, मुझे तो कभी कभी 4 भी चढ़ना पड़ा। अच्छा। तो ये इसमें मसाज पार्लर में गलती क्या है, क्यों, प्रॉब्लम क्या है? क्या देखिए, महिलाओं की prostitution- पुरुष कर रहे हैं, पुरुष की महिलाएं कर रही हैं, फिर आप केबिन बना के दे रहे हैं, उसमें एक महिला और एक पुरुष है। क्यों है? वो आपत्तिजनक स्थिति में मिलता है जब भी पुलिस रेड करती है जी। तो क्यों मिलते हैं? नहीं, तो क्या ये इलीगल है? नहीं, बिल्कुल भी इलीगल नहीं है, इलीगल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मसाज पार्लर की आड़ में, स्पा सेंटर की आड़ में आपको ये वेश्यावृत्ति कराना, ये इलीगल है। तो मतलब क्या फोर्सफुली उन लड़कियों से कराया जाता नहीं, स्वेच्छा से पैसा कमाने के लिए। है? इसमें फिर गलत क्या है मैम? अगर कोई लड़की स्वेच्छा से अपना देखिए, शरीर फिर बेच कहाँ रही जा है, रहा है? ये तो नहीं हिंदुस्तान की संस्कृति, कुछ तो लिहाज करो, इतना तो लिहाज करो कि अपनी संस्कृति क्या कहती है। जी, किसको आप ये जो लेट शादी और जल्दी से तलाक हो रहे, क्यों हो रहे हैं? फिर इसीलिए तो हो रहे हैं कि पहले आप एंजॉय कर लेती हैं, आपको आदत कहाँ रहती है गृहस्थी की, बच्चे पालने की, किसी की सेवा करने की, किसी के साथ तालमेल बिठाने की, कहाँ आदत रहती है? तो क्यों आप हिंदुस्तानी संस्कृति को बर्बाद करने पे तुले हैं? इतना तो देखो कि हम कहाँ जी रहे। इसको हो सकता है जो लोग सुन रहे हैं वो ये सोचते हैं अरे ये तो बड़े पुराने विचारों की। हाँ, मैं हूँ पुराने विचारों की, मगर मैं ये मान के चलती हूँ कि पुराने विचार ये हो सकते, मैं कहूँ भाई तुम अपना मर्जी का जीवन साथी नहीं चुनोगे, तुम अपनी मर्जी की ये पढ़ाई नहीं पढ़ोगे, तुम अपनी मर्जी का व्यवसाय नहीं चुनोगे, ये है पुरानापन। पर मैं तो फ्री छोड़ती हूँ। प्रोस्टिट्यूशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माना व्यवसाय, माना। ठीक है। रामायण में भी इसके बारे में लिखा हुआ है, शायद आपने रामायण पढ़ी है तो आपको रामायण पता की ही। तो बात छोड़ दीजिए, इंद्र के दरबार में अप्सराएं थी, तो फिर ये गलत तो नहीं हो सकता? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, मगर एक बात समझ लीजिए कि वो वेश्यावृत्ति नहीं थी, दोनों चीज का अंतर, वो नर्तकी थी। अच्छा ये कब शुरू हुआ? उतरते उतरते हमारे देवदासी प्रथा पे। जी, देवदासियों का भी ये काम था कि भगवान के सामने नृत्य करें, भजन करें, ये सब काम। लेकिन जब लगने लगा कि यहाँ तो पैसा ही नहीं आ रहा, ना कोई इनका नाच देख रहा, नगर वधू बना दिया गया। नगर वधू उनको बना दिया गया। तब आप देखिए, नगर वधू बनने के बाद में ये तो स्पष्ट है, नगर वधू का मतलब यही है कि वो हर किसी की है, भोग्य है। तो वो सब शुरू हुआ। फिर भी तवायफी दौर हुआ तो उसमें मुजरा, नाच गाना किसी एक की होकर रह जाती थी, कभी कभी दो की भी होकर रह जाती थी कि एक से छूटा तो दूसरे का हो गया, लेकिन नाचना गाना ये सब चल रहा था, बहुत अच्छे तरीके से चल रहा था। उसके बाद राज नर्तकियां भी रहीं, मगर राजाओं के पास शायद इतना सब नहीं रहा था उस समय तक कि वो उनको पैसा दे सकें, फ्री पर्स छिन गए, सब चीज़ें हो गई, वो ख़त्म हुआ। अल्टीमेटली कुछ जातियां जो जिनका मेन यही था, मात्र सत्तात्मक परिवार थे और नट बेड़िए कंजर इस तरह की जो प्रजातियां थी, अनुसूचित जनजातियां, उनका था ये कि भी वो नाच गा के पेट भरें, मार्जिन के कुछ नहीं करते थे, शराब पीना, ताश खेलना, जुआ खेलना, ये काम होता था। और वो औरतें इस तरह के रेड लाइट एरियाज में आके नाच के गा के अपना पेट भर रही थी, कोई गंदगी नहीं, कोई किस्म, इसके सब की मैं आमी हूँ, मेरे सामने हुआ। मगर देखिए, जैसे जैसे वो कहते हैं ना कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, एक जमाना हमको रटने में लगा था इस निबंध को, लेकिन आज बिल्कुल इजीली समझ में आ रहा है कि वरदान है कि हम इतने ऊपर जा रहे हैं, हम चांद पे जा रहे हैं। लेकिन अभिशाप कैसे है कि आपका दूरदर्शन आया, अच्छी बात है, लोगों ने वहाँ गाना सुनना छोड़ दिया, फिल्में तो कभी कभी देखने जाते थे, लेकिन अब सैटरडे संडे आपको फिल्में मिलने लगी, वहाँ कौन जा रहा है डांस देखने। फिर आपकी ये VCR का ज़माना आया, आपने उस पर सब चीज़ें देख ली, और अल्टीमेटली तो आपके OTT में सब कुछ परोसा जा रहा है, आपके घर में, आपके बेडरूम में। फिर वहाँ कौन जा रहा है? बिल्कुल, वहाँ तो वो जा रहे हैं जिनकी बस की 1500-2000 रुपये OTT पे खर्च करने नहीं है, वो केवल वहाँ जा रहे हैं जो हैंड टू माउथ है, शाम को 500-700 रुपये उन्हें पैदा करने हैं, उनमें से कुछ की शराब पीनी है, 200-250 वहाँ देने हैं, कुछ बीवी को देना और गाली बकना है, बस केवल इतना काम है। ओके, इतना सही है सब। एक बात बताइए, मैंने अभी एक और रिपोर्ट पढ़ी थी कि प्रोस्टिट्यूशन जो है वो अभी मोस्टली जो है बहुत यंग अच्छे घरों की लड़कियां भी करने लग गई हैं, जस्ट टू सपोर्ट देयर ओन लाइफस्टाइल। लेकिन वो उसको एस्कॉर्ट सर्विस कह रही हैं जी। इससे भी मैं आपको चौंका देने वाला बताती हूँ कि एक बहुत प्रसिद्ध धर्म स्थान है जहाँ ये चल रहा, हो सकता है और जगह भी चल रहा हो। ओके। और बाकायदा जब मैंने, जिस लड़की ने मुझे बचाने की गुहार लगाई, मैंने उससे कहा कि ये ट्रैप क्यों नहीं, मैं क्यों मानूं, झूठ बोल रही हो तुम, इस जगह पे कुछ नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि मैं आपको दे रही हूँ, उसने लिंक्स दिए मुझे, और मैं आपको भी दे दूँगी वो लिंक्स। ओके। कि ये हैं, ये नंबर्स हैं, कर लो कॉल, जो सोशल मीडिया पे पड़ेगा, धर्म जिस पे इतने धर्म, जिस पे इतनी श्रद्धा से लोग जाते हैं, उस पे
ये जो लड़कियां अपनी मर्जी से कर रही हैं, इन्हें भी फिर बाद में रेस्क्यू करना पड़ता है? नहीं, इनको क्यों, ये इन्हें कौन कर देगा भाई, ये तो खुद दूसरों को फंसा दे, इनको कौन रेस्क्यू करने वाला है बताओ। मजबूरी की मार तो वहाँ है, जो मजबूरियों की मंडी है, वो लोग कहते हैं जिस्म की मंडी है, मैं नहीं कहती, मैं तो कहती हूँ मजबूरियों की मंडी है वो। हाँ, ये हर लड़की इस कदर मजबूर है कि उसका अपना खाना नहीं है, अपना पहनना नहीं है, अपनी ज़िंदगी नहीं है, सिर्फ इतनी ज़िंदगी है, उठो किसी तरह से नहाओ, किसी तरह से एक गंदा सा मेकअप करो और बाहर लटक जाओ, बस। पेट में भूख लगे तो नीचे से कुछ मंगा लो, पैसे हो तो तुम्हारे पास, नहीं हो तो शाम तक रहो ऐसे ही, 15 से 20 तक कस्टमर झेलो रोजाना 15 से 20। इनको अग्री कैसे किया जा सकता है? ये ऑब्वियसली ये अपनी मर्जी से तो आई नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी। जो मॉडर्न लड़कियां हैं जो अपनी मर्जी से कर रही हैं, जो टिंडर विंडर पे जाके जो कर रही हैं, वो अपनी मर्जी से कर रही हैं। पर अगर मैं जीबी रोड की बात करूं या और जितने रेड लाइट एरियाज हैं, वहां पे आई थिंक 70 से 75% लड़कियां ऐसी होंगी जिनको कुछ और बोल के यहाँ लाया गया होगा। 100%, चलिए 100% लड़कियां ऐसी होंगी जिनको बोल के लाया गया होगा कि हम आपको यहाँ पे जॉब दिलाएंगे, यहाँ लाएंगे, और वहां पे यहाँ पे लाके उनको भेज दिया गया। तो इनको सबसे पहले तो अग्री कैसे किया जाता है कि इनको, कि आपको ये काम करना है? एग्री कौन करता है? एग्री करने की कहाँ गुंजाइश है? लड़की आ गई, उसके पास तो ऐसा एक, क्या कहूँ कि कुचक्र है वो, जिससे बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात है। आपके पास ना करने के लिए नहीं है ज़बान, जो है वो सामने है। जो आ रहा है वो 50 साल का हो, 60 साल का हो, गंदा हो, अच्छा हो, बदबू आ रही हो, आपको जाना है उसके साथ। वो अगर कह रहा है, उसकी एंटरटेनमेंट उसकी चीखों में है, उसकी आवाज़ में है, प्लेजर उसको जब मिलता है तो करना है आपको। अगर नहीं करेंगे तो आपको शाम को शायद रोटी भी नहीं मिलेगी, अगर आप ठंडे पड़े रहे तो। क्या उनके साथ मार पिटाई करी जाती है पहले? बहुत बुरा जिसका आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उनके इंटरनल पार्ट्स में मिर्च डाल दी जाए अगर वो ना करें, और उसके बाद वो कोई प्रोटेक्शन लेके कोई मुस्टंडा उनका सेक्स करे उसके साथ। कौन लड़की है जो उसके बाद ये कह देगी कि मैं नहीं करूँगी? जिसको भूखा रखा जाए उस पर रह सकती है वो 10 दिन 20 दिन, मर सकती है, लेकिन इन सब लकड़ी डाल दी जाए उसके इंटरनल पार्ट्स में, कोई आए तो पैर का अंगूठा डाल के सेक्स करके और उसको चिल्लाने में उसको आनंद आ रहा है कोई सीमा? कोई सीमा नहीं है किसी भी बात की। उनको ग्रोन अप करने के लिए ऑक्सीटोसिन दे दिया जाए, उसमें ऐसा कुछ ड्रग डाल दिया जाए कि वो लड़की खुद से इतनी पागल की तरह कहे कि मैं सबसे पहले, मुझे चाहे 10 आ जाओ 20 आ जाओ, और मना ना करे वो, तो किसकी? और क्या उनके हिस्से में 250-300 रुपये आते, वो उनको नहीं मिलते। उनको पहले जितने में खरीदा गया वो पैसा पूरा होगा। ओके। वो बाई चांस हो गया पूरा तो उसके बाद इतना है कि वो पैसा आपको मिलने लगे, वरना नहीं है। बस रोटी के लिए मिलेगा आपको, कपड़े के लिए मिलेगा। कपड़े थोड़ी कि आप 10-20 जोड़ी हो गए, एक जोड़ी कपड़े सब पहनती है। आज इसने पहन ली, कल तू पहन ले, तू वो दूसरा वाला पहन ले। धुलने का भी नंबर शायद महीनों नहीं आता। तो रहो ऐसे ही। तो ये लड़कियां खरीदी कितने में जाती हैं? बहुत कम, 20, 30, 50, बस 20, 30, 50 हजार बस। हाँ, ये मतलब ये आप उनके पेरेंट्स को दिया जाता है वो पैसा? नहीं, कौन पेरेंट्स करेगा? कौन पेरेंट्स? मैंने कहीं सुना है कि जो बहुत पिछड़े जाति या पिछड़े लोग हैं वो अपने बच्चे बेच देते हैं। नहीं, गलत बिल्कुल। ऐसा एक भी मामला इन 32-33 साल में मेरे सामने नहीं आया किसी ने अपना बेचा है। हाँ, ये जरूर है कि जो वो है मातृसत्तात्मक जिनके परिवार, उनकी बेटियां चाहें तो इसमें आए, ना चाहें तो ना शादी कर लें। अच्छा, वो भी जबरन नहीं है उनके साथ। वो चाहें तो, जो इस तरह के परिवेश की महिलाएं हैं, वो चाहें तो शादी करके रह सकती है, या कुछ दिन यहाँ कमाया उसके बाद शादी कर सकती हैं। अच्छा, हाँ, उन पर कोई रोक टोक नहीं है। मगर ये गलत है कि वहाँ कोई माँ बाप ने कभी किसी को बेचा। ओके। नहीं तो हाँ, पति जरूर बेच के गया। पति अपनी पत्नी बेच के चले गए? पत्नी अपनी पत्नी को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को बेच के चला गया। बेटे को? बेटे को भी, बेटी को भी। क्या लड़कों के साथ भी प्रोस्टिट्यूशन हो? नहीं, क्या करना उसे उसका, और शादी कर लूंगा, पैसे तो मिल गए ना एक बार ही। बच्ची 3 महीने की थी, बच्चा 5 साल का था, और बेच गया। और देखिए हिम्मत उस बच्चे की, वो नाराज तो बेच के चला गया। और वो बच्चे को जब वो किसी कस्टमर के पास माँ को जाने नहीं दे रहा था, माँ भी पूरी कोशिश में लगी थी, कभी कुछ गिरा दे नीचे, मेरा ये गिर गया, कभी दुपट्टा गिरा दे, मैं ले आऊँ, नीचे जाने की मुझे, हम ला देंगे, बैठो। लेकिन बच्चा कस्टमर के पास नहीं जाने दे रहा था तो उसे मार के भगा दिया, जाओ तुम यहाँ। और माँ कुछ नहीं कर सकी। लेकिन उस बच्चे ने हिम्मत नहीं छोड़ी, वो नीचे चाय वाले की दुकान पर रहा, और उसकी कप प्लेट धोए, रिक्वेस्ट की, रोटी दे दे नहीं दे बोलने से, भूखा भट्टी से लग के ठंड में सोता रहा। लेकिन माँ पे नज़र रखी कि मेरी माँ कहीं ना चली जाए। और माँ ने भी पूरा प्रयास ये रखा कि मुझे निकलना हर हाल में, और हर हाल में वो निकली, भरी सर्दी में। और
नाले के अंदर छिप के बैठी, नाले के अंदर, ताकि दिन निकल आए। सुबह 4 बजे से सो जाती हैं थक के, तो उस समय निकली वो। कैसे उसने चाबी चुराई, क्या किया भगवान जाने, लेकिन नीचे नाले में। और भरी सर्दी, दिसंबर का महीना। और फिर उसके बाद उसने देखा कि जब लोग आना जाना शुरू हो जाए ताकि मुझे पकड़े ना, उसके बाद वो भागती है बिना बेटी को लिए, बिना बेटे को देखे भागती है वहां से। और भाग के, और बेटा भी शायद उसकी आंख लग रही थी, नहीं देख पाया। भाग के एक पास में चेन से बांध देती ना ऑटो को, कहीं भी जो रात को छोड़ के जाते, तो उस ऑटो में छिप के बैठ गई, पानी से थर-थर कांपती हुई। ऑटो वाला कोई 6 साढ़े 6 बजे करीब आया। उसने देखा तो कौन है, तू उतर। उसने हाथ जोड़ लिए कि मुझे बचा दो भैया, मैं यहाँ से भाग के आई हूँ और मेरे 2 बच्चे हैं वहाँ पे। उसने मुझे तुरंत फ़ोन किया। मेरे फ़ोन नंबर वहाँ ज़्यादातर हैं, शहर में भी हैं लोग पास, और अब तो आपकी बदौलत हिंदुस्तान भर में बाहर भी है। तो मुझे फ़ोन किया, दीदी मुझे नहीं पता ये कौन है, मैं ज़्यादा देर नहीं रोक पाऊँगा, आप इसे रख लो। मैंने कहा कोई चिंता नहीं, मैं किसी को भेज रही हूँ। मैंने भेजा, कपड़े वपड़े बदलवाए। उसने कहा मेरी लड़की को बचाओ, मेरी बच्ची ऊपर है, उसे तो ये देंगी नहीं, गायब कर देंगी। इतने में कहीं से सूचना आई, किसी ने हमें, हमारे भी बहुत सारे हैं सूचना तंत्र वहाँ, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि वो बच्ची को लेकर भागी। ओके। हाँ, और इधर की तरफ भागी हैं, उधर मेरा मायका पड़ता है। मैंने अपने जो भी चचेरे तहेरे भाई मोहल्ले के सबको फ़ोन करके कहा, मैंने कहा भी ऐसे आ रही है, थाने के सामने एक चेन बनाओ और वो मार्शल गाड़ी में बच्ची को लेकर भागी हैं, छीन लो। उसने कहा दीदी वो हमें कुछ करें तो, मैं कुछ नहीं करें तो, मेरी बहन को नहीं कर पाते, तुम्हें क्या करेंगे सालों, चले जाओ ले आओ, ले आए। उन्होंने कहा दीदी फेंक के भाग गई, हमारे जीजी के नहीं करी बात है, दीदी वो फेंक के भागी, एक बच्चा फेंका है। मैं क्या उठा लो बच्चा, इन्हें छोड़ दो, जान दो, जहाँ जा रही है वो तो कच्चे को उतर गई। बच्चा लिया, मैंने कहा लेके आ जाओ भाई, बच्चे को लेके आ गए। इस बीच बच्चे को, उस लड़के को नहीं पता लग रहा था कुछ भी, क्या घटना हुई, वो सो रहा था उस समय। अच्छा। और जब उठा होगा तो थोड़ी भगदड़ वगदड़ देखी तो पता लगा कि भाई माँ को ले गए ये लोग। उसे अंदाज़ा हो गया कि शायद हम ही ले गए, क्योंकि हम ही बहुत आना जाना हो रहा था। तो उसने मुझे ऐसे पकड़ा कस के, और मैंने कहा क्या भैया, मुझे नहीं पता था जब तक कौन है इसका, केवल ये पता। उसने कहा वो मेरी मोटो को बचा लो। मेरी मोटो कौन है बेटा, मेरी इतनी सी बहन है, इतनी सी बहन, ऐसे करके मेरे आंसू आ गए। मैंने उस बच्चे को कस के गले लगाया, मैंने कहा बेटा बहन तो बच गई, मम्मी भी बच गई, तू उसका बेटा? हाँ। और मैंने कहा तू भी बच गया, चल। ऐसा खुशी खुशी दौड़ता दौड़ता हमारे साथ चला। ऐसे पल होते हैं ये कि जो आंसू तो मुझे लाते ही हैं, मगर अभी देखिए वो मुकदमा चल रहा है, मैं उसे खत्म नहीं करूंगी, मरते मुकदमा चल रहा है तो उस पर किया। अच्छा। मैं कम करती हूँ उन लोगों पे, करती नहीं हो जाती ओके। मालकिनों पे। मैंने कहा तो खुद भी ये भी मजबूरी की वो। हाँ मजबूरी की मारी हुई है, लेकिन उसमें मुझे करना पड़ा। मैंने उस आदमी के खिलाफ किया, इनके नहीं किया, इसके पति के खिलाफ। तो अभी मेरी उस पर तारीख थी, तो मुझे वकील साहब ने कहा मैडम अब तो उसको मुक्ति दो। मैंने कहा उसको मुक्ति देगा ऊपर वाला, मैं नहीं दूंगी, क्योंकि वो इस लायक ही नहीं है, वो तो खाट में पड़ा है और फालिश हो गया उसको। और मैंने कहा ऐसे तो मैं तुम्हें 10 गिना रही हूँ, रेस्क्यू ऑफिसर खाट में पड़ा है, जिसको रोटी भी नहीं खा सकता अपने हाथों से, लैट्रिन पेशाब नहीं जा सकता अपने पैरों से। तो मैंने कहा जो उनकी खाएगा वो ऐसे ही मरेगा। कितनी छोटी बच्ची आपने रेस्क्यू करी है वैसे, जो एक्टिवली प्रोस्टिट्यूशन में काम कर रही थी? देखिए उसकी जब एज डिफाइन की गई तो उन्होंने माना उसे 14 से 16 साल का। 14 से 16 साल? हाँ, ये क्योंकि एक्चुअल नहीं आती है, कोई उसके पास वो तो था ही नहीं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, लेकिन वो 14 से 16 साल के बीच की थी, जो सबसे छोटी बच्ची ने निकाली वहाँ से, और वो एक्टिव थी उसमें। और कितने साल से एक्टिव होगी मैम? देखिए वो मेरे सामने हुई, मुझे पता नहीं लग रहा था, क्योंकि वो खेलती कूदती तो रोज थी, लेकिन मैं कुछ दिन जैसे नहीं भी जा पाती हूँ कुछ दिनों तक किसी भी कमरे पे, कोई सूचना भी नहीं होती है, तो मैं जनरली इन लोगों को भेज देती हूँ, और दूसरे लोग उतना शायद एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट नहीं करते जितना मैं दिल से करती हूँ। तो मैं कई दिन बाद, महीने 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, ये शायद 5-6 महीने हो गए थे, मुझे ध्यान नहीं, मैं गई तो मुझे लगे तो कि इस लड़की की सूरत देखी मैंने, लेकिन ये तो वो लड़की नहीं है। मैंने उसका नाम लेके मालकिन से पूछा, अरे वो कहाँ है, मुझे लग रहा था कि ये वो हो। तो उसने कहा दीदी आपके सामने तो खड़ी है, यही तो है। मैंने कहा इसको क्या खिलाया, ये कैसी हो गई? अरे हाँ ये तो मैंने कहा तुमने इसको धंधे में उतार दी इतनी छोटी बच्ची को? ना दीदी तो पहले से थी, ये तो 18 साल की हो गई। अरे मैंने कहा कल परसों तक 13-14 साल की, 18 साल की हो गई है। अच्छा, आप ये जो कोठे की मालकिनी होती हैं, आप हाँ। उनसे जाके रोजाना हाँ। उस पे बात करते हो? हाँ, मैं तो सब तरह मैं अपनी शादी ब्याह में बुलाती हूँ। अच्छा। उनको जबरदस्ती कहती हूँ चलो जन्मदिन मनाओ ये बच्चे का, क्योंकि अब तो हम उनका जन्म प्रमाण पत्र भी बना, मैं सब कुछ कर रही हूँ उनके साथ, उनके आधार कार्ड, उनके पैन कार्ड, उनके राशन कार्ड, उनके जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवा पाती, मुझे आज तक नहीं पता लगा कब मर गई। तो वो बच्ची मतलब एक वो ही नहीं, मतलब जन कितनी बच्चियों को ऑक्सीटॉक्सिन दिया जाता है ग्रोन अप करने के लिए, वो तो मेरे सामने आ गई,
तो मुझे पता लग गया। मैंने कहा ये क्या तुमने इसका हाल बनाया, इसका इतना समूह नाजुक समूह, और आज इस शरीर से कैसी हो रही है कि जैसे 2 बच्चों की माँ हो। क्या किया है तुमने? वो कितनी हाइपर, वो बात भी नहीं कर रही मुझसे बिल्कुल भी, जो दौड़ दौड़ के इधर उधर को खड़ी कर अपनी वो बताती थी स्कूल का, मैंने आज ये किया, आज ये किया, कि सब छुड़वा दिया, खत्म। तो ये मोस्टली जो लड़कियां वहाँ पे प्रेग्नेंट हो जाती हैं, उनको भी बाद में जो उनके बच्चे होते हैं, अगर लड़की हो गई तो वो फिर उसी धंधे में डाल दी जाती है। देखिए हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियस है ये तो। लेकिन अभी तो ये स्थिति है, पिछले 20 साल से ये परिवर्तन हुआ कि हमें लगा कि हम कब तक रेस्क्यू करते रहेंगे। 1 कर लिया, 2 कर लिया, जरूरत है ये कि इनके बच्चे इनको कहेंगे मम्मी ये काम ठीक नहीं। तो हमने बच्चों फोकस कर दिया था ओके कि तुम निकालते ही रहेंगे लेकिन बच्चों फोकस करो। हमने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया और वो मान गई, थोड़े से हील उज्जत के बाद वो मान गई। एक तो ये था कि हमें थोड़ा सा उसमें ये हुआ, कई एनजीओ ने हमने मिलकर हाई कोर्ट में विजिट की कि भाई इनको माँ का नाम लिखने की अनुमति दी जाए। कागजों में माँ का नाम आया तो वो हो गया था। तो हमें थोड़ा सा सुकून हुआ कि भाई कोई बाप का नाम नहीं पूछेगा, क्योंकि वो बड़ी खराब स्थिति होती थी हमारे सामने। बिल्कुल। जब हम एडमिशन कराने जाए तो एक हम पहली बार गए तो मुझे इतना ऑकवर्ड लगा, मैं क्या कर रही हूँ ये। मैंने कहा अरे बता इसके बाप का नाम कॉलम में क्या लिखना है। तो उस तरीके बोले ऐसा करो दीदी प्यारे मियाँ लिख दो। मैं लिखना चाहिए, नहीं प्यारे मोहन लिख दो। चलो प्यारे मोहन, नहीं चलो प्यारे लाल लिख दो, छोड़ो है प्यारे ही मगर क्या लिखो नहीं मालूम। तब मैंने सोच लिया कि माँ का नाम तो होना ही है। अभी माँ का नाम है, बच्चे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, MCA MBA करके बाहर जॉब भी कर रहे हैं। एक लड़की की अभी बैंक में जॉब लगी है, एक पहले बैंक में जॉब लगी थी। और BTech करके एक बच्चे ने अभी शोरूम खोला है। और माँ ने अपना सब कुछ बेच दिया, और माँ नहीं है वो उसकी, और माँ भी नहीं है उसकी, उसने केवल अपने प्रेमी का बच्चा पाला और उसकी इतनी, और अपनी बेटी धंधे में, लेकिन उसको वो जगह दी कि जो शायद, और उसकी पूरी फैमिली को पाला उसने। तो उनकी अच्छाई की तरफ हम नहीं देखते, हम उनको केवल ये देखते हैं कि वो, लेकिन वो काल कोठरी बहुत खराब है। उसमें जो चला गया है कि जब हम हिरासत में किसी आदमी को रखते हैं तो उसे उम्मीद होती है कि मैं कोर्ट में जाऊंगा और मुकर जाऊंगा। वहाँ कोई कोर्ट नहीं है, कोई मुकरने का सवाल ही नहीं। मैं लाख पूछूं बेटा बताओ ना कैसे, ऐसे देखिए ऐसे, मालकिन है तो कुछ भी बोलना नहीं, डरते हैं हद से ज़्यादा। कितनी पिटाई होती है, कितनी उनके साथ ज्यादती होती है, इसका अंदाजा नहीं लगा सकते। तो क्या कुछ लड़कियों के लिए ज़्यादा प्रीमियम होता है, जैसे अगर लड़की वर्जिन है या कम एज की है या एक सर्टेन एरिया से आती है? जैसे मैंने बात ही मत करो, वो हर किसी को वर्जिन कह के कह देती हैं। अरे ये तो अभी किसी के पास भी नहीं गई है, दे दो इसके तो इतने लूंगी भी। और कितने? जैसे 500 रुपये, कुछ है थोड़ी वहाँ। 500 रुपये? और वैसे तो जनरली 250-300 रुपये है बस, लेकिन जो जिसको वर्जिन कह के पेश कर रहे हैं, अच्छा भले ही वो 50 आदमी के साथ बैठ चुकी हो, तो वो 500 रुपये दे दो इसके। और क्या वहाँ पे प्रोटेक्शन और ये सब का यूज अभी तो पिछले 20-25 साल से तो हमने बिल्कुल भी ये सख्त हिदायत है कि मना कर दो, मालकिन मारे तो मुझे फोन करो। फोन्स होते हैं उनके पास? नहीं, बाहर तो एक रहता है जो मालकिन के पास रहता है, तो कोई जरूरत मुझे करती हैं वो भी, कोई कहीं डॉक्टर के जाना हो, कहीं कोई दिक्कत हो तो मुझे फ़ोन करती हैं। और मैम ये जो एक रैकेट और चल रहा है आजकल, जो हाउस हेल्प के साथ हो रहा है, बहुत बुरा, जिसमें मैं आपको ऐसी ऐसी घटनाएं दे दूंगी जिनके सबूत के साथ दूंगी कि क्या क्या नहीं हुआ। एक बच्ची की मुझे खबर आती है रात के 9 बजे जी, और कि जी मर जाएगी, आ जाओ। मैंने कहा आप रुकोगी वहीं? कि ना मैं नहीं रुकूँ, आप आ जाओ। मैं चली गई हूँ, हमारे परिचित का वो नर्सिंग होम था। ओके। और मैंने बच्ची देखी तो मुझे समझ नहीं आया मैं क्या कर रही हूँ। वहाँ एक महिला बैठी थी उसी की सिरहाने, मैंने उसके 2-3 थप्पड़ मार दिए, मुझे पता ही नहीं था ये है कौन। नहीं मुझे समझ में आया, वो कह रही मुझे क्यों मार रही हो, मैंने क्या कर दिया। मैंने कहा तू इसके सिरहाने क्यों बैठी है? बोली एक औरत बिठा के गई मुझे भी। मैंने कहा क्या? अब देखिए वो दिल्ली से गई लड़की, 6 पसलियाँ टूटी हुई थी, हाथ टूटे हुए थे, पैरों की उंगलियां टूटी हुई थी, सिर के बाल झंकारते जैसे घोंसला भी अच्छा हो, इस भयंकर हालत में। ये आंखें नहीं दिख रही थी, इसके पपोटे सूज के नीले होकर नीचे हो चुके थे, और बिस्तर में भी नहीं दिख रही थी। मैं आपको उनकी फोटोज भेजूंगी, कटिंग्स भेजूंगी अखबार की। मैंने कहा ये क्या हुआ है इसके? अजी वो बंदरों ने हमला कर दिया। कहाँ पे? दिल्ली। अरे जब दिल्ली हमला करा, दिल्ली में हम तो लेके जावे दिल्ली, तुम ला रहे हो मेरठ। लेकिन वो असलियत खुल के आई कि मेरठ में उनके भाई का रसूख था, नेताजी हैं वो बड़े। तो ना पुलिस ने हमारी रिपोर्ट लिखी और अल्टीमेटली बच्ची सुबह मर गई। नर्सिंग होम मालिक से भी हमारी खूब झड़प हुई, बहुत लड़ाई हुई।
इसमें लॉ क्या कहता है मैम? क्या ये जो पुलिस वाले होते हैं ये एक्चुअली में आपकी हेल्प करते हैं या बिना, क्योंकि बिना आई डोंट थिंक कि पुलिस प्रशासन के जानने पहचाने बिना ये सब काम हो सकता है। लेकिन मैं दूसरी घटना बताती हूँ, इसमें तो मुकदमा हुआ ही नहीं जी। एक अच्छा, कोई मुकदमा भी नहीं हुआ किसी? नहीं कुछ ही नहीं, किसी में भी नहीं करा पाया। बंदरों ने उसकी 6 पसलियां तोड़ दी। हाँ तोड़ दी, तो किस पर मुकदमा होगा बताइए। एक महिला ने मुझे फोन किया कि दीदी मैं नाम तो नहीं बताऊंगी अपना, और रो रही बुरी तरह। मैं कब हुआ क्या है? बोली मेरे घर के सामने एक बच्ची को कुत्ते के साथ बांधा जाता है, रोटी नहीं है, सारे में कैमरे लगा रखे हैं और उसको इस कदर मारते हैं ये लोग, इसे बचा लो। एक तो भगत सिंह वाला जो पैटर्न हमारे यहाँ है कि बस उससे कह दो जो कहना है। मैंने कहा चलो जाते हैं। फिर भी हमने सोचा भाई किसी का, पहले तो हम उन महिला के घर गए। वो उनका कुछ था एक प्रतिष्ठान, वहाँ गए, उनसे बात की कि हमें कुछ आपसे बात करनी। तो उन्होंने कहा हाँ घर चलो। हम इनके घर चलते हैं। हम घर भी आ गए, हमने सारी लोकेशन देख ली, हमने किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने कहा ठीक है मैडम शाम को मिलते हैं। शाम को हम थोड़ी देर बाद ही पुलिस को लेकर, वो तो आ गई अपने उस पे प्रतिष्ठान पे, और हमने पुलिस को कही भाई आप चलो, आप बच्ची मर जाएगी। वो मुस्टंडा सा कुत्ता, पता नहीं कौन सा कुत्ता कहते हैं उसे, डर के मारे एक कोने में बैठी है जीने के नीचे बच्ची। उन्होंने खैर पेच वेच खोले जीने, क्योंकि इतने ताले लग रहे थे। जो खिड़की थी, पुलिस वालों ने उनके पेच खोल के खिड़की उतारी पूरी की पूरी, बढ़ई को बुलवा के बच्ची को निकाला। तो बच्ची ने एक कागज पे कुछ नंबर लिख रखा था। उड़िया थी वो, ना हिंदी जानती थी ना कुछ जानती थी, और क्या लिख रही थी नहीं समझ में आया। ओके। हाँ वो शायद नंबर ट्रेस करने की कोशिश कर रही थी कि कोई नंबर उसको याद आ जाए, पर शायद उसको नहीं आ रहा था। अब देखिए उसमें, क्योंकि वो बहुत बड़े लोग थे। अच्छा। ये तो हमें बाद में पता लगा। अगले दिन अखबार में ये तो बहुत बड़ी, और हम समझ गए वो महिला ने किया, क्योंकि वो इस कदर रो रही है, मैं फोटो आपको भेजूंगी, इस कदर रो रही थी जिस समय रेस्क्यू किया उसे, कि जैसे उसकी माँ हो। बहुत बड़ा छपा, ये हुआ, बच्ची को निकाला, बच्ची की फोटो पुलिस ले रही है, बच्ची को सब हो रहा है सामने, और कैसे खेल किया गया उसमें। अगले दिन एक और खबर छपी कि संकल्प के लोगों ने हमसे 5 लाख रुपए मांगे, इसलिए मेरे घर से वो लड़की जबरदस्ती निकाली। तो मेरे घर हाउसमेट थी मेरी, 14 साल की बच्ची माता। आपके ऊपर ही केस कर दिया? केस तो उनकी औकात नहीं, कर देते मुझ पे, इतनी तो ये भी करके थक लिए मुझ पे सब करके। तो भैया वो जो है, हमने कहा अच्छा, हमने मांगा, लेकिन पुलिस ने अपना वर्जन दिया वहाँ पे। उन्होंने, जो पत्रकारों ने जब उनसे पूछा, उन्होंने कहा ये हमने केवल मैडम ने सूचना दी, पेज हमने खोले, खिड़की हमने उतारी, बढ़ई को बुलाया और बच्ची को निकाला। मैडम का उसमें कहीं कुछ हाथ नहीं, सूचना देने का और एक बच्ची का जीवन बचाने का, इसमें हम वो नहीं करेंगे जरा सा भी। ठीक है हम उन्हें कुछ भी कह देते हैं, हम नहीं करेंगे उनको कहीं, मगर मुकदमा भी नहीं लिखा गया। पर वैसे जनरल, क्योंकि तत्कालीन वो बड़े पद पे थी वहाँ उस समय, जिस घर से आपने बच्चे को रेस्क्यू किया, ये तो हमें बाद में पता लगा। तो मोस्टली सारा प्रशासन एक्चुअली इन सब चीज़ों में संलिप्त है। बिल्कुल। एक बच्ची हमारे पास भाग के आती है, कोई भगा के लाता है उसे, और प्यारी सी बच्ची 14-15 साल की, लंबी सी, सुंदर सी। तो मैंने कभी किसे ले आया तू, कि दीदी से बचा लो। मैंने कहा कैसे? कि ये फलानी डॉक्टर, शहर के नामचीन डॉक्टर, उनके घर से आई है भाग के। बात क्या है? बोले गीला कपड़ा करके कोड़ा बना के उससे तो पीटते हैं। क्यों, गलती करती है बेटा? नहीं। मैंने कहा फिर? कि बस यूं ही उनका ये, मुझे पीट के आनंद मिलता उन्हें, जब तक 2-4 मुझे ना मार लें डॉक्टर साहिबा, तो जब तक उनको आनंद नहीं आता। लेकिन मैं इसलिए नहीं भागी हूँ, मैं इसलिए भागी हूँ कि उनका एक बेटा है, वो मेरे साथ जबरदस्ती करता है। सोचिए, और वो तो करता ही है, उनके जो मेडिकल स्टोर पे कर्मचारी है वो भी करता है। अब बताइए, हम चाह के मुकदमा लिखा सके? वो इतने बड़े डॉक्टर थे। बहुत कोशिश की हमने, नहीं कर पाया। लगता है मुझे फेलियर है, मगर मैं बच्ची को बचाने पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ, अपने फेलियर पे नहीं। क्या अगर हम इस चीज़ को लीगलाइज कर दें, वेश्यावृत्ति को? जी। तो एक लड़की लॉ करेगी, और मेरा तो मेडिकल इसका वकालत का धंधा चल नहीं रहा, मैं तो अपना खड़ी हूँ, मुझे कौन रोकेगा? आप गली बोल लो, मैं सड़कों पे खड़ी दिखाई देंगी लड़कियाँ। क्या कह रहे हैं हम? इलीगल है तब तो ये बुरा हाल है। और प्रोस्टिट्यूशन तो इंडिया में इलीगल है भी नहीं, सिर्फ पिंपिंग इलीगल है। नहीं, प्रोस्टिट्यूशन कैसे लीगल है? देखिए क्या है एक्ट का, आप वो समझिए जी। एक्ट का ये कि सार्वजनिक स्थान पर आप अश्लील हरकतें ना करते हूँ। लड़कियां तो खड़ी हैं रेड लाइट पे, लड़कियां तो पैर ऊपर करके। हाँ, ये बल्कि अगर मैं लाजपत नगर की बात करूँ, ये मूलचंद ब्रिज के नीचे ही बहुत, अगर आप रात को निकल जाओ और बदनाम है लाजपत नगर। बिल्कुल, है ना। फिर उसके बाद में अगर वो छोड़ दीजिए, 2 या 2 से अधिक स्त्री या 2 या 2 से अधिक पुरुष किसी एक कमरे में सेक्सुअली इन्वॉल्व हो, वो वेश्यावृत्ति है। ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो हो ही नहीं सकता। कितना भी वो भले ही उस धंधे बैठी है, तब भी नहीं हो सकता। एक अंदर आने का है रास्ता, 4 बाहर जाने के हैं। ITP एक्ट उससे बच रही है।
लड़की अगर अपने मुंह से कह दे, उस पे उसको दिख रही हैं 4 जोड़ी आंखें, उसका देख रही हैं उसे, उसे नहीं पता कि तू बच पाएगी कि नहीं बच पाएगी, तो वो कहेगी जो 4 जोड़ी आंखें कह रही हैं उसे। ओके, एक तो तरीके से कहेगी मैं तो अपनी मर्जी से कर रही हूँ। बांग्लादेशी लड़की, और उसको ना हमारी आवाज़ पहचान रही, ना हमारी भाषा पहचान रही, ना आई कांटेक्ट कर रही है, लेकिन मैंने जैसे उससे बोलना शुरू किया तो बस उसने ऐसे मुझे देखती रही। मैंने कहा ये मेरा नहीं पहचानती, तो उसने कहा नहीं। मैंने कहा कहाँ से आई, तो उसने कहा, मैंने कहा मेरठ से बाहर, यहाँ से बाहर, ऐसे कर रखा उसने, यहाँ से बाहर। मैंने कहा देश से बाहर, इंडिया से बाहर। हाँ, इंडिया से बाहर। और मुझे 1 मिनट नहीं लगी, उसकी कोई सूचना थी, हाथ पकड़ मेरा, निकल अभी। मैंने 1 मिनट में मीडिया को सूचना दी, मैंने कहा बांग्लादेशी लड़की है। नेपाल, बांग्लादेश और ये ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री से बहुत सारी लड़कियां यहाँ लाई नेपाल जाती से हैं। बहुत। नेपाल पे तो आई थिंक मुझे लगता है कि वहाँ की लड़कियों पे एक प्रीमियम भी होता है शायद, क्योंकि थोड़ी खूबसूरत दिखाई देती खूबसूरत भी देर से बूढ़ी दिखती है, है। देर से उनके चेहरे पे रिंकल्स देर से आते हैं। कितने रेड लाइट एरियाज होंगे मैम इंडिया में? देखिए फोकस तो इतना है कि मेरठ में कबाड़ी बाजार, दिल्ली में जीवी रोड, कलकत्ता में सोनागाछी, मुंबई में कमाठीपुरा, इसमें बनारस में शिवपुरी, और आगरा में से, बस फोकस तो ये है। और इसके अलावा तो देखिए साउथ में बहुत हैं ऐसी जगह जहाँ पे यही काम है, मतलब वो मोहल्ले के मोहल्ले हैं। कुछ और वेस्टर्न यूपी में कुछ ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ पे पूरा का पूरा यही है, जिनको आप आइडेंटिफाइड तो नहीं कह और सकते। आजकल तो मैम मुझे लगता है कि हर सेक्स ट्रेड हो गया है इंडिया। घरों में भी आजकल लोगों ने अपना शुरू कर दिया। शुरू करते, मैंने घरों में बताया ना कि ये कितने बड़े धार्मिक स्थान पे, और वो घरों में, घर घर में है वहाँ। आप जैसे रेस्क्यू कर लेते हैं, मेरे ख्याल से रेस्क्यू करना तो एक बहुत छोटा पार्ट है। हाँ, आपने रेस्क्यू कर लिया, उसके बाद क्या होता है? क्या उनका रिहेबिलिटेशन कैसे होता है? क्या उनके जो घर वाले हैं वो एक्सेप्ट भी करते हैं उन लड़कियों को? मैं सिर्फ एक लड़की की बात करती हूँ जिसको एक्सेप्ट किया, और किसी की नहीं। और आप ऑलमोस्ट 10,000 लड़कियां रेस्क्यू कर चुकी हैं। मैं कैसे, देखिए जिनकी शादी हो गई वो तो छिपा के हो गई, प्रशासन नहीं करता, क्योंकि जाते लड़कियां हमारे पास थोड़ी होती हैं, हम तो उनको न्याय निकेतन भिजवाते हैं, वो सब मुकदमा वही लिखते हैं और हो जाता है। लेकिन जिन लड़कियों की हमने शादी कराई है, जिनके प्रेमी होते हैं ऑलरेडी, और उन पर हम लोग बहुत बाज की नजर रखते हैं पैनी, कि ऐसा ना हो कि इनसे इंडिविजुअल धंधा करा रहा हो, मतलब अपने घर में ही अलग से उसमें शुरू करती हूँ। पर ऐसा अभी तक हुआ नहीं। जितनी भी लड़कियों को मैंने शादी की है, और मुझे इतना स्नेह मिला, इतना सम्मान मिला, कि मुझे अभी किसी ने कहा 3-4 महीने पहले कि बहन जी आपने कई साल पहले एक लड़की की शादी कराई थी हमारे गाँव में, एक हमारे लड़के की भी करा दो। इतनी अच्छी लड़की तो हो ही ना सकती, हम अपनी बिरादरी में ढूंढें तो वो ना मिलेगी। और वो असमी लड़की थी। मैंने कहा कैसे, कि अब तो हमारी भाषा फर बोलती है, बोलती तो असमियों की तरह से ही है, और हमारी गाय भैंस निलाना, आसानी करना, दूध निकाल सब सीख लिया, और अपने सास ससुर की इतनी सेवा करती है कि कोई बहू तो करे ही ना आज के टाइम। पर क्या उनको पता है कि वो इस ट्रेड से आई है? एक्सेप्टेंस नहीं है समाज में, क्योंकि वो अपने को प्रूव करती है कि कहीं भूले से भी ये ना पता लग जाए कि हम उस जगह से हैं, बस। और यही हमें साबित करना है कि वो भी इंसान है, उन्हें जानवर मत करो, रेड मत करो उनकी। रेड करके तुम क्या पाते हो? बदनामी, बेइज्जती, उनके मुंह दिखाते हो, पुलिस देखती है, फिर उसके बाद कोर्ट में पेश करते हो, कोर्ट से उनको फटकार मिलकर वापस भेज दी जाती है। क्या है ये? मुझे रेड नाम से ही नफरत है। वैसे इसके लिए लॉ क्या कहता है? अगर मैं जबरदस्ती किसी लड़की से, रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस है पहला तो लॉ में, Okay. ये समझ लीजिए। रेड का कहीं प्रोसेस नहीं है, अच्छा बिल्कुल भी। करते हैं फिर भी रेड। नहीं, जैसे अगर मैं पकड़ा जाता हूँ किसी से जबरदस्ती सेक्स करवाते हुए या प्रोस्टिट्यूशन करवाते हुए, तो मेरे को क्या सजा होगी? है तो इसमें तो आजीवन कारावास भी है। होती है? हुई तो नहीं आज तक नहीं। हम तो मुकदमा भी नहीं करा पाए किसी पे ढंग से, किसी पिम्प पे, किसी मालकिन पे। तो वही मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर हम इसको लीगलाइज कर दे तो क्या एटलीस्ट इन लड़कियों के लिए थोड़ा बेटर नहीं हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। जैसे अगर आएंगी कौन लड़कियां धंधे पे, पहले ये बताइए। बहुत सारी कंट्रीज हैं ईस्टर्न यूरोप में भी, बहुत सारे लीगल जो प्रोस्टिट्यूशन एरियाज हैं, थाईलैंड जैसी कंट्रीज हैं जहाँ पे वो आई थिंक उनका बहुत बड़ा एक रेवेन्यू ही इस धंधे से आ रहा है। देखिए ऐसा ना हो कहीं कि जैसे आज हम अगर एटलीस्ट मीम भी बन रहे हैं कि लोग कहें अम्मी बैंकॉक घूमने जा रहा हूँ, जी, तो माँ डंडा उठा के भागे। एक दिन इंडिया को ना कहने लगे कि इंडिया जा रहे हैं, आज सम्मान के साथ आते हैं, वृंदावन जाएंगे, मथुरा जाएंगे, बालाजी जाएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि लोग क्या चाहिए इंडिया नहीं, इंडिया नहीं जाना। ये होगा लीगलाइज होने का।
ये नहीं, मैं तो कम से कम इसके खिलाफ हूँ। कोई भी कितना सोशल एक्टिविस्ट बन रहे हैं लोग, कह रहे हैं, क्योंकि आज अभी लीगलाइज नहीं है, तब एक लड़की हैशटैग चलाती है आई एम ए प्राउड रंडी। हाँ, ये आजकल एक हैशटैग नया चल रहा है। नया चल रहा, देखा है आपने? तो फिर क्या होगा? फिर आपको गली मोहल्ले में लड़कियां खींचेंगी, लड़के बिंदास होंगे, शादी कोई नहीं करेगा, कोई शादी नहीं करेगा। फिर मिल रही है, अवेलेबल है, कॉल करो, बुला लो, भाई आज मुझे जरूरत है। फिर वैसे एस्कॉर्ट सर्विसेज लीगल है? नहीं, पर ये तो आप अगर गूगल पे टाइप करोगे आपको 1000 नंबर मिल जाते 1000 नंबर है। मैं वही तो कहना चाहती हूँ कि एक इन्फ्लुएंसर, जरा सा कोई उससे चूक हो जाती है, आप उसे जेल भेज रहे हैं, है ना? और ये जो इस पे चल रहा है, इनको भी कॉल करके कभी पूछ लो तुम क्या कर रही हो। मैं वही बोल रहा था अभी, जैसे बहुत सारी लड़कियां हैं जो मतलब बहुत फेमस इन्फ्लुएंसर्स भी हैं, मतलब अगर हम वैसा वीडियो, अगर कोई लड़का पहले अगर कोई वैसा वीडियो देख लेता था या वैसा कुछ कर देता था तो उसको जेल हो जाती थी। अभी आपको ऑनलाइन बहुत आराम से कपड़े चेंज करते हुए लड़कियां दिख जाती हैं, सब कुछ दिख रही हैं आपको। और मुझे दुख इस बात का है कि ये हमारे देश के गाँव को ले रही है, ये संस्कृति अपनी चपेट में ले रही है। मैं हैरान हूँ, मुझे किसी ने फ़ोन किया और मैं बहुत पहले, मुझे एक बार किसी ने बुलाया, सरकारी कर्मचारी थे, और उन्होंने कहा बहन जी आपसे बहुत मदद की ज़रूरत है। मैं गई तो उन्होंने मुझे बताया कि देखिए हमारा जो ये बस अड्डा है इस पे प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है। मैंने कहा भैया मैं कैसे जानूंगी कौन कर रही है लड़की? बोले तो हम बुला रहे हैं ना। गए यहाँ आ गई 4-5 लड़कियाँ क्या औरतें थी। मैंने कहा कैसे? बोले जी सुबह निकलते हैं हम तो, और घर वालों को ये पता है कि हम जॉब कर रहे हैं, घरेलू ज़रूरतें पूरी नहीं होती तो इसलिए आ जाते हैं, और एक भी ऐसी नहीं जिसे लड़की कहा जाए। अच्छा, औरतें थी वो। हमने कहा जी इसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्या करेंगे, कानून भी नहीं करेगा, मर्जी से। अभी उसकी स्थिति ये है कि लोग मुझे वीडियो भेजने लगे हैं कि अब मैं उस शहर की रहने वाली हूँ, तो लोग जी बुआ जी इस तरह से बोलते हैं, इन्हें भी तो देख लो। और अभी मुझे किसी ने ये बताया कि मेरे गांव की एक औरत वीडियो हो गई, वो मुंह पर बांध के वहाँ खड़ी है। एक लड़की कॉलेज जाती है, वो वहाँ खड़ी है। एक और औरत है, वो वहाँ खड़ी है। गांव देहात तक की पैर पसारने का मतलब है कि आपकी संस्कृति आकंठ डूब जाए, खत्म हो जाए। तो अगर इसको लीगलाइज कर दिया जाएगा तो बिकम, मतलब वो बहुत ज्यादा बड़ा राक्षस बन जाएगा, जो कि और बड़ा फिर कौन, फिर तो आप छेड़ भी नहीं सकते उनको। हम जैसे लोगों को तो कभी का कत्ल कर देंगे। आज हमसे डरते तो हैं, कम से कम इन एरियाज में हमसे डरते भी हैं। मैं अगर निकलता हूँ, मुझे अगर नॉर्मली निकलना है तो मैं हमेशा दुपट्टा बांध के निकलती हूँ, ना पता लगे उनको कि मैं जा रही हूँ। अच्छा। हाँ, कोई ना परेशान हो मेरी वजह से, और उसके बाद तो वो मुझे ढूंढ के मारेंगे। तो मैम अगर ये इलीगल है तो सबको पता है जीबी रोड में ये हो रहा है, तो इसको सरकार बंद क्यों नहीं करती? मैंने बताया कि नहीं कर सकती, 4 है ना इसके बाहर निकलने के। तो लड़की कहेंगी हम तो मर्जी से हैं साहब। अच्छा, आज तक एक इतिहास बता रही हूँ मैं, कम से कम मेरठ का तो बता रही हूँ। देखो स्टॉकहोम सिंड्रोम टाइप हो गया उनको कि अब हम यहीं के हैं। यहीं के एक भी कस्टमर नहीं पकड़ा जाता कभी। कस्टमर कहाँ चले जाओ, फिर कैसे हुई वेश्यावृत्ति? तो मैं तो कितनी बार रेड्स में देखा है कि कस्टमर भी पकड़े जा रहे होते हैं। और ये इनमें देखा होगा ना, स्पा मसाज पार्लर्स में। अच्छा, जीबी रोड पे कोई कस्टमर नहीं पकड़ा जाता? कभी कोई कस्टमर नहीं मिलता जीबी रोड पे, नहीं बड़े बाजार में, नहीं कहीं भी नहीं, कोई भी नहीं मिलता। आप जाके रेस्क्यू करने की कोशिश करते हो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? पहली तो यही है कि वो मुझे कितना बवाल करती है, वो मुझे जिनसे मेरी रोज की उठ बैठ भी है वो भी मुझे रोज करेंगी। मेरे कपड़े फाड़ती हैं, मुझे गंदी गालियाँ देती हैं, तुझे यहाँ बिठा दें, तेरी बेटी को बिठा दें, तेरी बहू को बिठा दें, तेरे सारे खानदान यहाँ बैठ जाए, जब पता चलेगा तुझे। बहुत गंदी गालियाँ देती थी, जिनके पास मैं रोज बैठती हूँ। पर मैं सुनती थोड़ी, मेरे कपड़े फट जाए तो फट जाए, क्या फर्क पड़ रहा, नीचे मेरे चाचा ताऊ ही है सब, क्या फर्क पड़ रहा मुझे। मैं तो उतर आती हूँ ऐसी लेके लड़की, फिर मैं नहीं छोड़ती। एक बार अपने सीने से जिस लड़की को लगा लिया उसको नहीं छुटाती। आपको डर नहीं लगता मैम कभी खुद को फिजिकल हार्म होने का? या क्योंकि धंधा तो ऐसा है कि आपको मतलब वो लोग किसी को भी कुछ भी कर सकते हैं। नहीं, मैं तो बिल्कुल टूटी हुई हूँ। मेरे तो पैरों में रॉड है, घुटने पे शिकंजा है, ये देखिए हाथ, ये मेरे ये वो है, इसमें रॉड है ऐसे। और ये सब रेस्क्यू करते हुए चोटें लगी? नहीं, ये तो मुझे एक्सीडेंट में मार दिया था, बिल्कुल मार दिया था, खत्म। तो आप पुलिस की हेल्प लेते हो जब आप रेस्क्यू करने जाते हो? नहीं। क्यों? अरे तो पहले पता लग जाएगा, बाद में बुलाती हूँ, भाई आगे अब ले जाओ, अब लिख लो मुकदमा। पहले पता चल जाएगा, पुलिस उनको कॉल कर देगी कि यहाँ पे आने वाले हैं? बिल्कुल, हटाओ, पूछेंगे। मैं कहती हूँ भाई चलो, मैंने कभी कॉल किया, मैंने कहा वहाँ पे आज रेड है, वो रेस्क्यू है। रेस्क्यू तो उन्हें पसंद ही नहीं ना, रेड पसंद है उन्हें, क्योंकि उसमें थोड़ा सा वो मिलेगा। बिल्कुल, मालकिन देगी। तो कहेंगे किस वाले कमरे में जा रही हो मैडम, बता तो दो, हम वहाँ पहुँच जाए। मैंने कहा क्यों बता दूँ, वहीं बुलाऊंगी जाके जब चली जाऊंगी। तो उनकी मर्जी से और उनकी
लेकिन ऊपर वाली कृपा, मेरी एक भी रेस्क्यू कभी फेल नहीं हुआ। एक बार होने लगा था, लेकिन एन वक्त पे हुआ। मैं बता कि मेरा रिवार्ड क्या है, मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए। मेरे गांव के, बिल्कुल विशुद्ध गांव में रहती हूँ मैं। मेरे गांव के एक सज्जन जो बहुत दबंग और बहुत होते, एक बार उन्होंने कहा क्यों भाई, और रिश्ते हमारे मतलब ससुर जैसे लगते हैं तो बराबर की। उन्होंने कहा क्यों भाई अकेले करती रहती है, हमें कुछ पुण्य कर लेने दे। मैंने कहा जी बताओ क्या करोगे। बोले एक रेस्क्यू में मुझे भी लेके चल। मैंने कहा अच्छा जी। मैं ये कह के चुप हो गई। मैंने बाद में उनसे कहा, मैंने कहा जाएंगी। उन्होंने कहा छोड़, ये क्या जा रहा है, पागल आदमी है, ऐसा करके उन्होंने बात खत्म कर दी। वो बाई चांस अगले दिन हमको रेस्क्यू करना था। मैंने उनको एक ऐसे ही, मैंने कहा चल रहे हैं आप? हाँ मैं अभी आया, स्कूटी लेके वो सीधे खड़े, बस चलो। तो मैंने कहा स्कूटी क्यों लाए? बोले तू तो बता रही थी गाड़ी नहीं जाती वहाँ। अच्छा मैंने कहा चलो आप अपनी स्कूटी चलो, मैं चलो। लेकिन ये पागल ये भेज दिए थे मैंने पहले से। इन्होंने भगवान जा रहे, इनको जगह नहीं मिली, पूरे बाजार में हो गया क्या मैडम आई हुई है, रेस्क्यू करेंगे। वो लड़कियाँ गायब हो गई। अच्छा हाँ, उस कमरे पे गए। मैंने कहा वो मज़े में रोटी खा रही है मालकिन, आ जाओ दीदी खाना खा लो। अरे खाना छोड़, मेरी लड़की की सूचना, वो कहाँ है लड़की? और मैं नहीं मिली, मारूंगी बहुत ज़्यादा। दीदी मैं तो बीमार हूँ, मेरा तो ऑपरेशन हुआ, मैं कहाँ लड़की रख रही हूँ, मेरे कोई नहीं है। वो जो हमारे साथ थे उनकी निगाह गई एक छोटी सी स्टील का प्रेशर का, ये क्या, उसके मुँह से निकल गया सीढ़ी है जी, खुल जाएगा ये, बड़ी हो जाए। मैंने देखा इतना सा कमरा, मैंने कहा इसमें कहाँ सीढ़ी पे चढ़ा है तू, कौन सी जगह है कि जिस पे तू चढ़ के जाती है? उनका निगाह गई, उन्होंने कहा देखो ये वो टाइल वाला था। हाँ। कि ये देखो ये सारे पत्थर तो लाल है, 2 पत्थर सफ़ेद है, ये तीन पत्थर सफ़ेद है भाई, 3 पे पुताई करने का रिवाज है यहाँ। ऐसे ही तो उन्होंने बोली ना इसे मत छेड़िए जी, ये हिल रही हैं। मैं तो इसे हिलाते को हिलाऊंगा। अब तो सोच, और इतने में पुलिस वाले आ गए, सूचना तो हो ही गई थी सारे में, बवाल हो गया था। अरे मैडम क्या किसी का घर तोड़ोगी, किसी का घर तोड़? मैंने कहा पहली बात तो नहीं, देखो इतनी सी छत कहाँ होती है, ये तो बिल्कुल इतनी सी छत है। मैंने कहा करो जी इसे हटाओ, मेरा तो हाथ जाने रहा, आपका तो जा रहा है। उन्होंने हटाया, एक के बजाय 3 लड़कियां गिरी नीचे, सांस नहीं आ रहा था, पीली पड़ी हुई थी, ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, खिड़की नहीं कुछ नहीं, अंधेरे में। उस वक्त भगवान मेरा मदद करता है कि अगर हम 5 से 7 मिनट और रुक जाते लड़कियां मर जाती। अच्छा, सांस नहीं आ रहा था उनको। कभी ऐसा हुआ आप रेस्क्यू करने गए लड़की को, आपको खबर मिली कि यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, कोई माइनर लड़की है या कुछ हो रहा है, और लड़की ने मना कर दिया कि जी मुझे रेस्क्यू नहीं? आज तक भी नहीं, पता नहीं कैसी कृपा है प्रभु की, आज तक। पर ऐसा होता है कि लड़कियां मना कर देती हैं? रेड में तो सारी मना करती हैं, जब वो रेड करते हैं पुलिस वाले, उसमें सब जा कहती साहब हम तो अपनी मर्जी से। तो इसका मैम हल क्या है? ये तो ऐसे चलता रहेगा ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग? देखिए मेरा कहना ये है कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दें। ये जो हमने छोड़ दिया ना कि माई बॉडी माई चॉइस के कहने के लिए बच्चों को वापस लौट आइए, कूटिए बच्चों को छोटे से सच में मारिए पीटिए खूब, उन्हें पिटाई का पता होना चाहिए, पिटाई से बच्चा मजबूत होता है। 2-4 थप्पड़ तो गाय बगाए ऐसे भी मार के निकल जाओ, सुबह उठते ही पीट दो, सुबह उठते खुराक में दे दो, उन्हें पता रहेगा कि तुम पिटोगे। मेरे कसम से कह रही हूँ, देखो मेरे बच्चे भी सुनते हैं। मेरा बेटा 40+ है इस समय, पता नहीं हमारे बच्चे हुए, और विश्व की टॉप 10 कंपनी में उसकी अपनी एक कंपनी है। ओके। AI, पहली हिंदुस्तान की पहली AI कंपनी। अभी उसको राष्ट्रपति जी ने वो किया सम्मानित 26 जनवरी को। मगर उसे पता है कि माँ चिल्लाने पे आएगी तो तेरे पे भी उतना ही चिल्लाएगी, और चुप रहते ठीक है, या भी थोड़ी देर चिल्लाती रहेगी कुछ देर बाद। ये आदत डालो, बच्चा तुम्हारे आखिर तक सुनेगा। फिर माँ बाप ये रोते कि बुढ़ापे में हमको छोड़ दिया, तुमने उससे पहले उनको छोड़ा, तो वापस लौटा दो उस दुनिया को जो पहले कूटते थे तसल्ली से, और मार रोने पे और पिटते थे हम लोग, रोए तो और मारो। मुझे याद है कि चोट जब हमें लग जाती थी तो हमें डर लगता था माँ बाप को बताते हुए तो और मारेंगे। तो आज नहीं, आज तो जरा से ओ बच्चा गोद में उठा रहे, क्यों उठा रहे हो भाई, मिट्टी मजबूत करती है बच्चे को, उनको वापस लौटा के लाओ। आपने अगर सुना हो पीयूष मिश्रा कहते हैं जैसी बच्ची है वैसी की वैसी बचा लो ये दुनिया। और शायद पीयूष मिश्रा जी भी थक गए, वो अब कहने लगे हैं भगत सिंह गया छुट्टी पे, टॉम क्रूज को लाओ। अच्छा मैम, सरकार क्या कर सकती है? सरकार बहुत कुछ कर सकती है। सरकार क्या कर सकती है और क्या नहीं कर रही है? देखिए पहली बात तो सरकार पहल करे इनके पुनर्वास की। आपके पास सरकारी बैंक हैं, आपके पास ITI हैं, आपके पास जूडा है, आपके पास सिड भी है, सब कुछ है आपके पास। आप उसमें उनको ट्रेनिंग दीजिए। जो महिलाएं फंस गई उनको एक बार तो ख़त्म करके देखिए। ख़त्म करना ये नहीं होता कि आपने ख़त्म कर दिया दूसरी जगह से चालू हो जाता है वो। तो
उनका पुनर्वास कीजिए, फिर जो नेशनलाइज बैंक है उनसे उनको लोन दिलवाइए, सरस केंद्र में उनकी बिक्री कराइए। अगर उनको पैसा आने लगेगा वो इस गलीज काम को क्यों करेंगी? देखिए जो एस्कॉर्ट सर्विसेज में उनकी मैं कोई गारंटी नहीं लेती, उनको तो लग्जरी जुटानी है, उनको बढ़िया कपड़े पहनने, ब्रांडेड सब चीज़ पहननी, ज्वेलरी पहननी है, और उनके पास कुछ नहीं है। वो जब उन्हें रेस्क्यू करके उतार के लाती हूँ, एक पट्टी की चप्पल में होती हैं, कुछ नहीं होता उनके पास। कपड़े ऐसे होते हैं कि शायद अगर जोर से पकड़ लिया जाए तो फट जाए। आप लोगों की थैंक यू है, आप सब पॉडकास्टर्स को, कि आपकी वजह से हमको हर कॉलेज में बुलाया जा रहा है। ओके। कि बताएं क्या रास्ता है बच्चों, क्योंकि हम नहीं कह सकते, हम टीचर होने के नाते इनको कह ही नहीं सकते कुछ भी, मगर आपकी बात शायद बच्चे सुने। और नहीं मैम, आजकल तो कॉलेज गर्ल्स बहुत इस चीज के अंदर आ गई हैं, वही मैं कह रही हूँ मतलब ना। हद से ज्यादा। और मैं तो बहुत बुरा हाल आपके शहर का देखती हूँ, इधर भी, बराबर वाले शहरों का भी। कैसे पता नहीं, हम शायद पुराने हैं इसलिए बुरा लगता है, कैसे सिगरेट के धुएं सड़कों पे, कभी नहीं सुना था, नहीं देखा था, लेकिन आज देख रहे हैं। पता नहीं ये भी देखना पता नहीं कितने दिन लिखा है। हम तो कहते हैं भगवान हमको तो जल्दी से जल्दी उठा ले। कभी कभी कहती हूँ अभी मत उठाना, थोड़ी सी लड़कियां और बचा दो। थोड़ी सी और लड़की बचाना, हाँ। एटलीस्ट 10,000 के 20,000 तो मैं कर जाऊँ। इतने तो कुछ बस इतना है। अतुल जी थैंक यू सो मच आज हमारे लिए समय निकालने के लिए। और होपफुली अगर आप अपना नंबर वीडियो में बिल्कुल। बता सकते हैं। बिल्कुल 9411894235 ये मेरा नंबर है, और पर्सनल है। इस पे कोई भी कभी भी कभी कहीं कर सकता है, मुश्किल में है या कोई और मुश्किल में। और मेरा खासतौर पे आप लोगों के जरिए ये कहना है कि मत करिए, आप मत भगत सिंह बनिए। किसी एक को बच्चे को बिसूरते हुए देखें सड़क पे, कहीं खड़े हुए किसी बच्ची को देखें कि बदहवास है, तो कम से कम एक कॉल तो कीजिए। बिल्कुल, एक कॉल, सिर्फ आपसे एक कॉल की दूरी पे हूँ मैं, बिल्कुल जरा सा भी देर नहीं लगाऊंगी। मेरे बहुत जगह वॉलंटियर्स हैं। और हाँ एटलीस्ट अगर आप खुद भी नहीं जा सकती तो आप वही किसी को भेज सकते हैं। बिल्कुल भेज सकते हैं। तो प्लीज़ ये नंबर नोट कर लीजिए यार, आपके आसपास थोड़ी सी आंखें खुली रखोगे तो हो सकता है किसी बच्चे की जिंदगी बच जाए और बदल जाए जिंदगी, बदल जाए, बिल्कुल एकदम। तो अगर ये थोड़ा सा आपको अंदर से झकझोरे ये पॉडकास्ट तो प्लीज़ इसको शेयर। और एक मैं छोटा सा और कहूँगी तरुण जी कि बड़ा आसान साधन है। अगर कोई छोटा बच्चा आपको दिख रहा है, वो भी खतरे में दिख रहा है, तो आप सीधा सा इतना करें, उस बच्चे को किसी आधार सेंटर पर ले जाएं, ओके। उसका हाथ लगवाइए, उसकी सारी डिटेल आपके सामने खुल के आ जाएगी, कोई देर नहीं लगेगी। आधार सेंटर पर उंगली लगाते ही बच्चे की वो आ जाएगी, और आप पुलिस को सूचना दीजिए ये बच्चा यहाँ का हमको मिला, ये बच्चा अपने घर चला जाएगा। बहुत आसान तरीका है। क्योंकि मैंने कई ऐसे रेड लाइट्स पे भीख मांगते देखा है, वो बच्चा लगता नहीं है कि ऐसी सोसाइटी से आता होगा, हाँ, पर लेकिन मांग रहा है। बहुत बच्चे निकाले हमने, मैं आपको कटिंग भेजूंगी कि मैंने 2 बच्चे निकाले पहले, तो वो बच्चे कहते हैं कि भैया हैं, वो ले जाते हैं हमसे 200 पैसे। अच्छा। तो आप सोचिए, फिर हम खैर अब तो वो पढ़ा रहे हैं बच्चे, अब मैं क्या कहूँ उनका, लेकिन वो कह रहे हैं कि हम थोड़ी मांगते हैं, वही तो मंगवाते हैं। तो और मम्मी पापा कहाँ, पता नहीं मालूम, किडनैप करके लाए जाते हैं बच्चे कहीं कहीं से। तो भाई ये एपिसोड अगर आपको हल्का सा भी थोड़ा सा अंदर से गिल्ट फील कराए कि यार आप अपनी आंखों के आगे ऐसी चीज़ें होती हुई देखते हुए भी कुछ नहीं करते, तो एटलीस्ट आप एनोनिमस रहते हुए भी मैम को फ़ोन कर सकते हैं कि भाई मैं नहीं सामने आना चाहता, लेकिन मेरे घर के आसपास या इस एरिया में ऐसा हो रहा है, तो एटलीस्ट किसी बच्चे की जान बच सकती है, किसी लड़की की 6 बच्चियों की जिंदगी बची है इसी 6 बच्चियों की बचाई आपने बताया। एक लड़की ने खुद से बचाई है सोनागाछी में। अच्छा, खुद से फ़ोन करके। मैंने कहा तुमको फ़ोन कैसे मिला? बोले हमको 15 मिनट के लिए मिलता है 4 बजे शाम के। अच्छा। उसको हमने बचाया, और बिना जाए बचाया। मैं थैंकफुल हूँ जीआरपी और आरपीएफ की कि उनके ज़रिए बिना उसके प्रयास के बच्ची आ गई। तो देखते रहो तरुण शर्मा शो, और स्टे सेफ, अपने बच्चों को भी सेफ रखो, नज़र रखो आसपास। बाकी मैं क्या ही बोलूँ आज के एपिसोड में। एक छोटा सा और तरुण कहूँगी जाने से पहले कि एक चीज़ आप खुद भी समझ लें और बच्चों को भी समझा दें, ये ग्लोबल सिग्नल है। आप ऐसे करें, ये ग्लोबल सिग्नल है, ये अपने बच्चों को सिखाएं। आप जरा भी खतरे में हैं, आपको लगता है आप अकेले हैं, रास्ता भूल रहे हैं, तो भी आप ये करें। और बड़े को भी समझना होगा कि ये करता हुआ अगर कोई बच्चा दिखता है, एक बार पूछ जरूर लो, बेटा क्या परेशान। ये ग्लोबल सिग्नल है, ये ग्लोबल सिग्नल है, हेल्प के लिए। हाँ, ग्लोबल सिग्नल फॉर हेल्प है। ये पूरे विश्व भर में इसको इस्तेमाल किया जाता है, सिर्फ हिंदुस्तान को छोड़ के। हिंदुस्तान में नॉलेज ही नहीं देते ना हम लोग, तो जो कीजिए आप लोग ये कि ये ग्लोबल सिग्नल है, इसको यूज़ करिए आप। ओके, एंड करते हैं आज का। आप थैंक यू सो मच आने के लिए। देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।